Good evening and welcome everyone to this live session. Hope you guys are able to see me. Hope the streaming and audio and video quality everything is fine. So shall we begin now? All right guys. आज की क्लास में हम देखेंगे कैपिटल मार्केट में जो शेयर मार्केट का फंडा हमने समझा था उससे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि शेयर वारंट क्या होता है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, ये सारी टर्म्स को हम समझेंगे। इसी के साथ साथ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जैसे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, आप लोग ये सुनते हुए आए हो। इससे ज़्यादातर यूपीएससी ने क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं क्योंकि ये बहुत टेक्निकल होता है, और ये भी कह लो कि यूपीएससी ने स्टार्टिंग ही नहीं करी कि इनके अराउंड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं। Still, we will cover this as much as is required for our examination purpose, right? तो ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे और जो ज़्यादा इसको बिल्कुल टच करेंगे हम जितना कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है। डेरिवेटिव्स मार्केट, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स क्या होते हैं, लेट मी टेक यू डायरेक्टली टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड। इट्स इन द एंड ऑफ दिस पीपीटी, जस्ट 1 मिनट। तो शेयर, इससे डेरिवेटिव से पहले मैं एक दो टर्म्स और मेरे को बतानी थी एज पर द एजेंडा ऑफ द क्लास दैट आई हैव केप्ट फॉर टुडे। यस, हियर वी आर। वारंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन नाउ? ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, शेयर स्वॉप्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स भी इसी में ही आता है। डेरिवेटिव्स इज समथिंग विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग शेयर। ओके, टीजर लोन क्या होता है पहले ये भी बता देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। टीजर लोन्स, ये क्या है ना कि ये टर्म अब वैसे न्यूज़ में पहले 2011-12 में रहती थी टीजर लोन्स, बट अब ये टर्म जो है टीजर लोन न्यूज़ में नहीं रहती। क्या हो रहा था कि 2008-9 का पीरियड शेयर मार्केट के लिए, इंटरेस्ट मार्केट के लिए, बैंकिंग के लिए बहुत ही वॉलेटाइल टाइम पीरियड था। इट वॉज क्वाइट अ वॉलेटाइल टाइम पीरियड। वॉलेटाइल का मतलब कुछ ऐसा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आए दिन बढ़ रहे थे, आए दिन कम हो रहे थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट वर हाईली वॉलेटाइल। एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक दिन का होगा मान लो 8.5%, अगले महीने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75% हो जाएगा, हो सकता है उसके अगले महीने 8.90%। तो दिस वॉज हाईली वॉलेटाइल पीरियड इन सो फार एज interest rates were concerned. Then came the term teaser loan. Teaser means banks were tinkering with the rate of interest every now and then. Suppose if there is an auto rickshaw driver, he purchased his own auto rickshaw on EMI. His EMI was set at 1850 rupees. He was told, for the sake of flexibility, 3000 रुपीज़ EMI कर लेते हैं, सॉरी 1500 रुपीज़ EMI कर लेते हैं। He was told that every evening you will go to Bajaj, he will purchase a Bajaj का ऑटो, और he will go to SBI की ब्रांच every week or every day. He will deposit rupees 50 per month, 50 per day as an EMI. Sounds very easy for him, isn't it? कि देखो 1500 रुपये EMI देनी पड़ेगी, लेकिन जब बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे थे तो ये EMI हो गई 55 रुपीज़ पर डे अगले महीने, फिर उसके अगले महीने हो गई ये 60 रुपीज़ पर डे, ठीक है। फिर उसके अगले महीने 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, फिर कितनी हो गई ये EMI 65 रुपीज़। समथिंग ऑफ दैट नेचर वॉज हैपनिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैंक्स ने क्या किया था, दो तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। इफ़ आई एम बाइंग अ होम, इफ़ आई एम बोरोइंग अ होम लोन फॉर परचेजिंग दी होम, तो बैंक मेरे को बोलता है कि आपको हम 2-3 तरह के ऑप्शंस दे रहे हैं। एक तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वुड यू लाइक टू गो फॉर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और वुड यू लाइक टू गो फॉर फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों अलग अलग हैं, टीजर लोन अलग है, ये लोन अलग है, ठीक है। तो मैंने बैंक को बोला आई वुड लाइक टू गो फॉर, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम चल रहा है, मेरे को मेरा लोन एडवाइज़र ही बता देगा सर मुझे तो जो कमीशन मिलनी है वो मिल जाएगी, आप फिक्स्ड पे लॉक कर लो इसको, ठीक है। आप अगर मैंने फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज़ किया तो 6 मंथ्स तक मैं अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं कर सकता। आई कैन नॉट स्विच ओवर टू फ्लेक्सिबल। अगर मैंने फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज़ किया, अगले महीने मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो गया, मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस बैंक का, SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट
9% हो गया ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या होगा, जिसे हम फ्लोटिंग रेट भी कहते हैं, वेरी राइट अभिषेक श्रीवास्तव, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो 9% हो गया, तो मेरे को अपनी ईएमआई जो है 15,500 रुपये जाती थी, अब मेरी ईएमआई हो गई 15,650। ये तो है क्या, दिस इज व्हाट, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये होम लोन्स पे ये ऑप्शंस दी जाती हैं। जो कार के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, कार के, फॉर योर नॉलेज बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये 5 to 7 मैक्सिमम 7 ईयर्स का कार लोन आप बोरो कर सकते हो कार लोन परचेज करते टाइम, ठीक है। तो ये क्योंकि छोटा टेन्योर होता है, 7 ईयर्स इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ लॉन्गर टेन्योर बाय द बैंक्स। सो कार लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपकी ऑप्शन होती है आपके पास में, आप 2 साल का कार लोन ले सकते हो, आप 5 साल का ले सकते हो, आप 7 ईयर्स का ले सकते हो। ये इसी वे में बैंक लोन देता है, ठीक है। 4 ईयर्स का भी होता है बीच में, मैक्सिमम 7 ईयर्स। तो बैंक इस पे फिक्स्ड का ही ऑप्शन देता है। होम लोन में आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि होम लोन होता है 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, 25 ईयर्स का। अब जैसे मैं यंग हूँ, आई एम क्वाइट यंग, ठीक है, तो मेरे लिए 25 ईयर्स का भी कार लोन रहेगा। जस्ट 1 मिनट गाइस। ठीक है, तो ये रहता है बेसिकली फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। बैंक्स ने क्या किया, इस प्रैक्टिस को बैंक्स मैनिपुलेट करने लगे। बैंक्स ने एक टीज़र लोन चीज़ ला दी। क्या था वो टीज़र लोन, जानबूझ के फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट से इंस्पायर होते हुए। फिक्स्ड और फ्लोटिंग से कैसे इंस्पायर हुआ बैंक, बैंक ने ये सोचा कि अगर एक कस्टमर जो एक छोटा सा ऑटो, छोटा हाथी खरीद रहा है, ऑटो खरीद रहा है, क्यों ना उसको लुभाने के लिए हम ये करें कि हम उसको ये बोलें कि पहले 1 साल तक, 6 महीने तक आपकी ईएमआई जो है वो रहेगी 1500 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, जिसको आप चाहो डेली बेसिस पे आके भी पे कर सकते हो। फिर अगले 12 मंथ्स के, फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद ये ईएमआई हो जाएगी 1800 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद 12 to 18 मंथ्स के लिए ये ईएमआई हो जाएगी 2400 रुपीज़। जैसे जैसे आप ऑटो चलाना सीख जाओगे, ऐसे ऐसे लुभावनी बातें करके ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को ये बेचने का काम शुरू कर दिया। अब बाद में थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ यूं फिर यूं, ईएमआई बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे लोन्स पे जिन पे टीज़र लोन दिए जा रहे थे, ऐसे लोन्स पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि बैड डेट्स बढ़ने लगे। तो आरबीआई ने टीज़र लोन्स को बंद कर दिया। समझ में आया? तो जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होता है ना, उसको लुभाने के लिए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को वो वाले लोन देने के लिए ये सारी चीज़ें, हरकतें करी जाती हैं। क्लियर? बांध दो इसको नीचे। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे करी जाती हैं सो एज टू फ्लीस दीज पीपल इनटू दिस टाइप ऑफ लोन्स। अब ये टीज़र लोन है क्या, पीरियोडिक चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पीरियोडिक चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इफेक्टिवली स्पीकिंग इट इज़ द ईएमआई अमाउंट दैट इज चेंजिंग, ठीक है। उनको बोला जाता है कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है पहले 6 महीने के लिए, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले दिन से ही 9.5% होता है। वो अलग बात है कि पहले 6 महीने के लिए वसूला कम जाता है, रिकवर कम किया जाता है। गॉट माई पॉइंट? वो इंटरेस्ट पाइल अप होते चले जाता है, दैट इंटरेस्ट कीप्स ऑन पाइलिंग अप। दिस वॉज टीजर लोन। फेयर इनफ फॉर एवरीवन? ठीक है, अब आते हैं एक टर्म है शेयर से रिलेटेड, बोनस शेयर्स। आई डिड टेल यू इन आवर क्लासेस कि क्या होता है कि बैंक कभी कभी शेयर नहीं देता, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करता। शेयर पे जो प्रॉफिट डिक्लेयर करने का काम होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। बैंक समटाइम्स डज नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड।
RBI banned it because this was a malpractice. This was a kind of malpractice. Bank not disclosing the effective rate of interest to these gullible people. भोले भाले लोगों को लूटने का काम शुरू हो गया था. SBI वगैरह तो फिर भी थोड़ा बहुत डिस्क्लोज कर देते थे. HDFC और ये सब लूटने पे लग गए थे. खासकर NBFCs लूटने लग गई थी. NBFCs कौन होती हैं? जो आगे बैंक से पैसा लेती हैं. NBFCs पे हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा. अभी के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, ये लोग बहुत ही उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस करते हैं. आप कहीं पे AC लेने जाओगे, ये सब लेने जाओगे, इनका एजेंट आपको दिख जाएगा, राइट. बजाज है, मुथूट फिनेंस है, ये लोग लोगों को लूटने लग गए थे एक तरह से, ठीक है. इसीलिए इसीलिए इसको बंद किया, ठीक है. तो अब डिविडेंड जब बैंक, अब इधर देखो हम क्या समझ रहे हैं, बोनस शेयर, ठीक है. बोनस शेयर में क्या होता है कि जब कोई कंपनी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करती तो शेयर होल्डर नाराज़ हो जाते हैं. इसीलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये कहती है जिनके पास में 4 शेयर्स हैं उनको हम 1 शेयर दे रहे हैं. 4:1 की रेशो में बोनस शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, ठीक है. जैसे जिसके पास में 40 शेयर्स हैं तो उसको बदले में 10 शेयर्स मिल जाएंगे. किसी के दिमाग में कोई ऐसी टर्म आ रही हो, किसी ने एक दिन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था. किसने पूछा था? आई डू नॉट रिमेंबर द नेम. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. जिसके पास में 400 शेयर्स हैं उसको 100 शेयर्स मिल जाएंगे. अब वो क्या करेगा, वो ये 100 शेयर्स बेच देगा. ये 100 शेयर्स को बेच देगा और ये समझेगा कि वो 100 शेयर्स का जो पैसा है वो उसको सब्र का मीठा फल मिल गया, ठीक है. क्या मिल गया? डिविडेंड के वे में शेयर्स को बेच देगा. इससे क्या होता है, कंपनी शेयर होल्डर के हाथ में ये डिसीजन दे रही है कि आपको शेयर अपने बेचने हैं या नहीं. अब मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ. डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अगर बोनस इशू डिक्लेयर करने से पहले अगर शेयर का प्राइस 1000 रुपीज़ था गाइज, तो बिना कंपनी की शेयर कैपिटल में चेंज हुए कंपनी के एसेट्स तो उतने ही है ना. कंपनी के एसेट्स उतने ही हैं, है ना. You cannot claim the dividend, that is up to company, right. If you have at least 10% of shares, then 10% of the shareholders, or you are the holder of 10% of shares of a company, then only you can, as a minority shareholder, you've got a right to approach the company, otherwise no, ठीक है. minority shareholders के norms हैं सेबी के. आपको एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स जुटाना होगा. थ्रेशोल्ड है 10%. दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स. नाउ कमिंग बैक हेयर, मुदित बाद में बताता हूँ इस पर, ठीक है. लाइबिलिटीज़ और एसेट्स सेम ही हैं, ठीक है. अब अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको बताया था ना कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी की लाइबिलिटी होती हैं. अगर मैं कौन सी मूवी का एग्जांपल लें, हम साथ साथ हैं, ABCDEFGHI, यही सिखाया उन्होंने गाना, है ना. तो हम साथ साथ हैं में अगर मैं मान लो कि घर का मुखिया हूँ, तो मेरे को अगर सारे लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं, वो मेरी लाइबिलिटी है ना. वही सेम चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ जो हम पहले समझ चुके हैं. अब क्योंकि शेयर होल्डर्स शेयर्स जो है लाइबिलिटी हैं, मैं कंपनी के शेयर्स बढ़ा रहा हूँ. पहले मेरे शेयर्स 40 करोड़ थे, अब मैं इन्हें खुद ही 50 करोड़ कर ले रहा हूँ. एक 10 करोड़ शेयर मैं एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, बाय गिविंग दिस बोनस शेयर. तो अगर मेरे कंपनी के एसेट्स सेम हैं, वही 100 करोड़ के एसेट्स हैं, तो क्या 100 करोड़ रुपीज़ अब डिवाइड नहीं हो जाएंगे? 100 करोड़ रुपीज़ विल नाउ बी डिवाइडेड बाय 50, है ना. उस हिसाब से मेरे शेयर का प्राइस डाउन आ जाएगा मार्केट में. क्योंकि अगर केक सेम है, खाने वाले बढ़ गए, तो इसका मतलब क्या है? ये थोड़ी है कि केक का साइज़ अपने आप बड़ा हो जाएगा. केक क्या है यहाँ पे? ये है एसेट्स का केक, है ना. कभी कंफ्यूज हो जाओ एग्ज़ाम में, एसेट्स का केक ऐसा थोड़ी है कि जब मैंने अगर इन शेयर्स का प्राइस बढ़ा दिया, 40 करोड़ शेयर्स को 50 करोड़ कर दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि ये शेयर का प्राइस, ये जो साइज़ है वो अपने आप बड़ा हो जाएगा. शेयर प्राइस विल नेचुरली कम डाउन बिकॉज नाउ द सेम न्यूमरेटर
सेम का सेम न्यूमरेटर है, 100 करोड़ के एसेट्स हैं या 100 करोड़ का केक है। अब पहले वो 40 करोड़ से डिवाइडेड था, अब वो 50 करोड़ से डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? व्हेन द लाइन टू बी टेकन अवे, पंच लाइन यू कैन से इज when the company issues bonus shares when the company issues bonus shares, the price of the shares, the price of per share comes down. प्राइस पर शेयर कम्स डाउन। ठीक है, बोनस शेयर के इशू करने पे किसी को कोई दिक्कत इसमें? सबको क्लियर है? ये है न्यूमरेटर। डिवाइड करते थे ना, न्यूमरेटर होता था, डिनोमिनेटर होता था। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर का साइज सेम है, एसेट्स तो उतने के ही हैं जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी अभी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बोनस शेयर के इशू करने पे शेयर का प्राइस गिर जाता है। चलो आगे। Possibility of any question being asked in prelims is 1:, what should I say, considering this present paper, 1:1 lakh, है ना। प्रोबेबिलिटी थियरी लगाएं अगर हम। फिर बोनस शेयर का क्या फ़ायदा, यही मैं बता रहा था कि बोनस शेयर का फ़ायदा ये है, कुछ शेयर होल्डर्स कंपनी के बोल रहे हैं कि हमें जो है डिविडेंड दो। कुछ बोल रहे हैं नहीं नहीं इन्वेस्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं गुरु भाई, राइट। ठीक है, अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने बोला कि जो शेयर होल्डर पहले 4 शेयर्स रख के बैठा था, हमने उसको एक और दे दिया। अब अगर वो बेचेगा तो वो अपने ही शेयर की वैल्यू उसको 4, ये एक शेयर था, ठीक है, 4 शेयर थे 1000 रुपये के, मान लो 250 रुपये का एक शेयर था, अब 5 शेयर दे दिए, उतने के ही हैं वो, क्योंकि जैसे ही ये 5वां शेयर इशू किया जाएगा प्राइस डाउन आ जाएगा। अब एक शेयर कितने का हो गया, 200 रुपये का। अब अगर आपको डिविडेंड जो लोग चिल्ला रहे थे, जो शेयर होल्डर्स हाहाकार मचा रहे थे कंपनी के लिए, अब उनकी मर्ज़ी है कि वो बोनस शेयर को बेचना चाहते हैं जो एक एक्स्ट्रा शेयर मिला है, या उसे रिटेन करना चाहते हैं। उनके लिए पैसे की ज़रूरत के लिए शेयर होल्डर को अपना एक ओरिजिनल शेयर नहीं बेचना पड़ेगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बोनस शेयर इज़ टू सेटिस्फाई दी लस्ट ऑफ डिविडेंड, टू सेटिस्फाई दी, टू क्वेंच दी, प्यास को बुझाने के लिए। बस ये मोमेंट्री, जैसे आज पैसे चाहिए, पूरी फिक्स डिपॉजिट थोड़ी तोड़ाओगे। आपके पेरेंट्स पूरी फिक्स डिपॉजिट नहीं तोड़वाते हैं ना, इसीलिए वो क्या करते हैं, मेरे पेरेंट्स तो क्या करते थे, टिपिकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाली चीज़ है ना, वो क्या करते थे, अगर वो 1 लाख की एफडी कराएंगे तो वो 20-20 हज़ार की 4 करवा लेते थे, 5 करवा लेते थे। क्यों? 20-20 हज़ार रुपये की 5 करवा लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक ही एफडी तोड़वानी पड़ेगी, है ना। तो आज के ज़माने के शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं। वारंट्स। कभी कभी कंपनी बहुत ही यंग होती है, ठीक है, इसको मैं थियोरेटिकली भी बताना चाहूँगा। कभी कभी कंपनी क्या होती है, बहुत यंग होती है, तो कंपनी की शेयर्स कोई ख़रीदना नहीं चाहता। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, एक वारंट इशू करती है अपने शेयर के साथ में। उसमें वारंट में ये लिखा जाता है कि अगर कंपनी आपको एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस ना दे पाई तो आप कंपनी को एक तय डेट पे अपना शेयर आप बेच सकते हो वापस। ठीक है, तो ये सिंपल उसमें लिख दिया जाता है। उससे क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट 1 मिनट गाइस। Just give me 1 minute.
तो अगर मेरे पास, मैं कहाँ था, शेयर वारंट, अब अगर मेरे पास शेयर वारंट है तो कंपनी मेरे को ये ऑप्शन दे रही है कि मैं आज अगर एक शेयर खरीद रहा हूँ तो कल को मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं कंपनी का एक और शेयर एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे खरीद लूँ, कम प्राइस पे, ठीक है। वारंट जैसे होता है ना कि आपके नाम का वारंट निकला है, तो जिस पुलिस वाले के पास में वारंट होता है वो कभी भी आपको जाके अरेस्ट कर सकता है। यही होता है ना वारंट का मतलब। अब अगर कभी एग्ज़ाम में भूल जाओगे तो वारंट का मतलब आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। डेरिवेटिव्स थोड़ा टिपिकल है, इसको मैं समझाऊंगा अभी, थोड़ा आप लोगों को टाइम लगेगा डेरिवेटिव्स को समझने में। फिर स्वैप भी एक अच्छा टर्म है, स्वैप भी समझाना है अभी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब थोड़ा थियरी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो है हमें कवर करनी है। सेंसेक्स वगैरह के बारे में मैं बता चुका हूँ, आप एक बार खुद पढ़ोगे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। बट बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, वो उठा के रमेश सिंह उठा के ले आएंगे और ये सब ले आएंगे और फिर बोलेंगे सर आपने ये नहीं कराया, इसमें ये दे रखा था सर, वो नहीं करवाया। तो इसलिए हमें एज अ खाना पूर्ति ये चीज़ें डालनी पड़ती हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा किसी ने वीडियो बनाया था किसी एकेडमी पे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने सारे टीचर्स की पोल खोली है कि क्या क्या वो लोग पास्ट की चीज़ें पढ़ाते रहते हैं जो कि पूछी नहीं जाती, जबकि ये ग्रीन शू ऑप्शन जैसी जो चीज़ें न्यूज़ में आती हैं वो पढ़ाने की ज़रूरत होती है। एक स्टूडेंट ही था बेचारा कोई, राइट। तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा। क्वेश्चंस आते हैं, शेयर वारंट क्या होता है। शेयर वारंट का अंडरलाइन मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो योर जॉब इज़ डन, ठीक है। इसमें नहीं दे रखा है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, आगे पीछे हो गई हैं टर्म्स कुछ। इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस लोगो, पुराना वाला जो लोगो लगा हुआ था, ऑल माई स्लाइड्स वर रीऑर्गेनाइज्ड बाय दी टाइपिस्ट, उस वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। नॉनदलेस मैं समझा दूंगा ऐसे ही। इसमें ना थियोरी में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, सो यू नीड नॉट पैनिक एंड नीड नॉट थिंक सर्च ऑन गूगल और एल्सवेयर। देखो, मैंने एक शेयर परचेज़ किया, जो मैंने आपको फादर वाला एग्जाम्पल दिया था कि मैंने अपने फादर को बोला कि ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं गाइस, आजकल बहुत कुछ चेंज हो रहा है, शेयर्स मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। शेयर वारंट जो है तब इशू किया जाता है जब कंपनी अपने शेयर को और ल्यूक्रेटिव बनाना चाहती है। अब जेवीज का शेयर था, मैं अपने फादर को चेपने में लगा हुआ था, ठीक है। फादर वॉज नॉट कन्विंस्ड, सो आई टोल्ड हिम कि मैं आपको एक शेयर वारंट दूंगा। शेयर वारंट कुछ ऐसा सा दिखता है, उस पर लिखा होता है दैट द होल्डर ऑफ दिस वारंट इज, शेयर वारंट इज एंटाइटल्ड टू 20 शेयर्स ऑफ माई कंपनी। उन्होंने 100 शेयर्स खरीदे मेरे फादर ने, मैंने उनको 20 दे दिए। जिसने 1 शेयर खरीदा मैंने उसको कितना दिया, 1 भी नहीं, ठीक है। जिसने 10 खरीदे उसको 2 दे दिए। शेयर वारंट, शेयर वारंट कुछ इस तरह से काम करता है जैसे आप कपड़े लेने जाते हो लेवाइस पे, लेवाइस स्ट्रॉस पे या कहीं पे, जब आप अपैरल्स की शॉपिंग कर रहे होते हो तो आपको एक कूपन मिलता है ना कि आप अगली अगली डेट को आना और कपड़े लेके जाना, है ना। उसमें तो ये होता है कि और कपड़े लेने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, और कुछ अपैरल्स और नई शॉपिंग नहीं करनी। आप सिंपल जाओगे कंपनी के पास, आप कंपनी को बोलोगे कि ये रहा मेरा शेयर वारंट जो आपने मेरे को 1995 में दिया था। आपने उसमें लिखा था कि 2020 में जब कंपनी इतने साल पुरानी हो जाएगी, या 5 ईयर्स बाद जब कंपनी 2000 में होगी, तो आप आके 20 शेयर्स और ले जाना। अब मुझे मेरे 20 शेयर्स दो। समझ में आया? एग्जाम्पल सही था ना? कूपन मिलता है जब आप कुछ परचेज करते हो, राइट। जैसे हम लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं, जो लोग हार्ड कॉपी ऑफ मैगजीन परचेज करते हैं, हम उसमें ये लिखते हैं कि एक कूपन उसमें आता है कि यू कैन परचेज जतिन वर्मा शेयर्स, जतिन वर्माज कोर्स एट ₹1000 डिस्काउंट, ठीक है। उससे क्या होता है, अर्शिका जैसे को पता भी नहीं लगता
कि फिर डिस्काउंट चल रहा है 36,500 से कोर्स जो है कम नहीं हुआ या कुछ, समझ में आया? सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑन दी लाइटर नोट, ठीक है, क्लियर? तो ये पीरियोडिक उसी पीरियड के लिए दिया जाता है जब कंपनी थोड़ा सा टाइट होती है फिनेंशियली, कंपनी ल्यूक्रेटिव बनाना चाहती है कि उसका शेयर कोई खरीदे, क्लियर है? अब आते हैं स्वॉप। स्वॉप क्या होता है? स्वॉप और ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। जब बैंक्स का मर्जर होता है, बैंक्स मर्ज हो रहे हैं ना आजकल, तो जब बैंक्स का मर्जर होता है तो एक बैंक बड़ा होता है और दूसरा बैंक छोटा होता है, फिनेंशियली छोटा होता है, ठीक है? मतलब एक बैंक की एसेट्स बैलेंस शीट बहुत बढ़िया होती है, दूसरे की नहीं, क्या? सो ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि बैंक्स को 4:1, अब यहाँ पे क्या होगा, इस बैंक के, छोटे बैंक के, कैनरा बैंक अगर आईसीआईसीआई बैंक के साथ में मर्ज हो रहा है तो आईसीआईसीआई बैंक का 1 शेयर इज इक्वल टू 4 शेयर्स ऑफ कैनरा बैंक। ये क्या है? शेयर स्वॉप रेशो, शेयर को स्वॉप कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कुछ मूवी में दिखाया जाता है ना, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को स्वॉप करते हैं, वैसे ही। शेयर सर्टिफिकेट होता है प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? हिंदी झाड़ते रहते हो नितेश बीच बीच में, ओए इधर उधर की बातें वहाँ तक मत किया करो, राइट? नितेश, मैं आपको क्या कह रहा हूँ आप समझ गए हो, राइट? आई एम नॉट कीपिंग वेल एंड दिस गाय knows one of my relatives and he keeps telling all this information over there, right? And my home people, they tell me that are you suffering from covid, are you suffering from this and that? इधर उधर की बातें मत पहुंचाया करो। आई एम अ वेरी सीक्रेटिव पर्सन, थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव बीन फेसिंग दीज चैलेंजेस एंड ऑल, सो मैं अपने घर पे छोटी मोटी बीमारियों के बारे में नहीं बताता हूँ, राइट? तुम इधर उधर की बातें मत किया करो, क्लास की बात क्लास तक, ठीक है? मेरे घर वालों को मेरे से नहीं पता लगती ये चीज़ें कि इसको ये बीमारी है, इसकी ये एडमिट हो गया, ये जाके वहाँ पे बताया जाता है वहाँ से। अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम लोग जान खाओगे कि क्लास क्यों नहीं हो रही है ना। एंड बी बोल्ड इन लाइफ, सारा कुछ वैसे मम्मी को बताओगे तो आगे क्या करोगे? स्वागरात मनाने जाओगे, मम्मी को थोड़ी बताओगे कि स्वागरात मनाने जा रहा हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, राइट? इससे ज़्यादा फटकार नहीं पड़ेगी ना हो। सो आई एम स्टिल नॉट वेल, मुँह का टेस्ट सारा दिन कड़वा रहता है, राइट? एंड दीज आर प्रिलिमिनरी सिम्टम्स ऑफ कोविड, बट ठीक है, अभी डेंगू और कोविड के सिम्टम्स जो है मिक्सअप हो जाते हैं। तुम पूछा करो, तुम बोलो हाँ बढ़िया चल रही है, केम चल रही है क्लासेस एकदम, ठीक है? इधर उधर की बातें नहीं बिल्कुल भी। नाउ कमिंग हेयर, मेरे लिए आफत हो जाती है, मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, 3 फ़ोन बजते रहते इधर। सो कमिंग बैक गाइस, सॉरी फॉर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक। आई जेन्युइनली पता नहीं क्या चल रहा है, ये कोविड है। अब दिल्ली में आलम ये है, उनको कौन समझाए कि टेस्ट कराने जाओगे तो और एग्रेवेट करके आ जाओगे प्रॉब्लम, है ना? अभी क्या होता है, मैं 12 से 14 घंटे सो रहा हूँ आजकल, टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, और नींद आती है, थकावट होती है, बट दिस इज़ व्हाट कोविड इज़ शायद। बट कीप इट टू योर सेल्फ, यू नीड नॉट गाओ दिस टू एंटायर वर्ल्ड, है ना? तुम लोगों को बताना पड़ता है बिकॉज इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू, क्योंकि करंट अफेयर्स राउंड अप की क्लासेस नहीं हो रही। बट आई लव टेकिंग क्लासेस, कि चलो ठीक है, कुछ तो है दिन में जो काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ, अब ये तो बिल्कुल मत बताना। नो, आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, आई हैवेंट, थैंकफुली सिंस लास्ट 48 hours आई एम ऑन माई ओन, आई हैवेंट टेकन एनी सिंगल टैबलेट, आई एम ऑन जूसेस, आई एम ईटिंग वेल। इट्स जस्ट दैट टेस्ट अजीब सा रहता है और यहाँ पे कभी कभी दर्द होता है, विच आई वॉज थिंकिंग, was anybody Manoranjan, let me just ask you, anybody was facing this issue of sour taste of mouth? और क्या सिम्टम? हाँ, लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, these two things I am facing these days. I am very thick skinned that way, I do not pick up their calls.
मेरे फ़ोन में अभी तुम्हें दिखा सकता काश में 10-12 कॉल्स ऐसी होती जो मैं उठाता ही नहीं, रोज़ की कॉल्स ऐसी होती हैं। कुछ नहीं पता लगता। इवन आई वॉज ईटिंग मैगी नूडल्स दी अदर डे, कुछ पता नहीं लगता। यस, तो ये स्मेल ऐसा है कि सैनिटाइज़र चढ़ता है, इनहेल करते हैं जैसे, लेकिन उसकी स्मेल जो पहले आती थी वो नहीं आती। इवन इफ़ आई अप्लाई परफ्यूम और डिओड्रेंट, कुछ कुछ फील नहीं होता। एनीवेज, कमिंग बैक गाइज, तो प्लीज़ थोड़ा सा अकोमोडेट करना है। 1-2 दिन जैसे क्लासेस नहीं होती बीच में, कल भी ऐसा ही हुआ, चक्कर आने लग जाते हैं थोड़ा सा पढ़ा के, ठीक है। तो नितेश इधर उधर नहीं बताओगे प्लीज़, तुम्हारा ही नुकसान होगा। वो मेरे को घर ले जाएंगे, फिर क्लासेस नहीं होंगी। मैं अब इससे बड़ी धमकी क्या दूँ। ऑलराइट, सो गाइज अब समझ में आया। कैनरा बैंक क्योंकि छोटा बैंक है, तो कैनरा बैंक के मर्ज्ड एंटिटी जो होगी, मर्ज्ड एंटिटी को कैनरा बैंक के, ये बैंक इसमें मर्ज हो रहा है, कैनरा बैंक आईसीआईसीआई में, ठीक है। तो मर्ज्ड एंटिटी जो है, मर्ज एंटिटी को कम शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। एक शेयर मिलेगा बदले के 4। यस आकांक्षा, आई विल डू दैट मे बी। अभी इधर आ जाओ वापस, अब दोबारा इधर उधर नहीं जाएंगे। तो 1:4 क्लियर। Swati, please ping me in the personal chat, okay, if it is possible, @Jatin Verma 0509. Okay, what medicine did you take? यहाँ पे गाइस दिल्ली में आप पूछो मत कि इतनी चोर बाजारी है, हॉस्पिटल जाओ ये लोग वहीं पे बिठा लेते हैं कि अब चलो इंश्योरेंस है इसका, इसको लूटेंगे, राइट। और अगर इधर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ, उन्हें पता होगा कि ये डेंगू के सिम्टम्स हैं, लेकिन वो डेंगू के टेस्ट के अलावा बाकी सारे टेस्ट लिख देंगे, डेंगू नहीं लिखेंगे। तो कलयुग जो है पूरी तरह से आ चुका है, समझ लो, राइट। नाउ कमिंग बैक, ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं फटाफट। स्वैप इज क्लियर एवरीवन। शेयर स्वैप क्या होता है? दो बैंक या कोई भी एंटिटी, दो कंपनीज जब मर्ज होती हैं तो एक दूसरे के शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करना पड़ता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूपीएससी पूछेगा। मर्जिंग और एमैल्गमेशन क्या होता है, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरह से समझाऊंगा। मर्जर और एमैल्गमेशन, कितनों को पता है ये टर्म्स? देखो, ये पेंट का डब्बा है नीरोलैक का, ठीक है। किसका? एशियन पेंट्स का, मान लो, चलो छोटा वर्ड है। जब हम दो कलर डालते हैं, रेड और ब्लू, तो क्या कलर निकलेगा? शायद ग्रे निकलेगा, जो भी निकलेगा, ठीक है। ब्लैक और वाइट डालते हैं तो ग्रे निकलेगा, ठीक है। तो जब दो एंटिटीज़ मर्ज होती हैं, ब्लैक एंड डेकर एंड वाइट एंड डेकर, नाम ले लो, ठीक है। तो जो कलर जाके बनता है, अगर एक नया कलर बने, नई कंपनी बने, तो उसे अमेलगमेशन बोलते हैं। कंपनी अमेलगमेट हो गई। ओके, आई विल एक्सप्लेन दी स्वैप अगेन। ठीक है, ये हो गया अमेलगमेशन। जब एक कलर दूसरे कलर में जाके मिलता है, तो एक कलर अगर अपनी एंटिटी लूज ना करे, अगर रेड कलर में ब्लैक कलर मिलाओ, मान लो, ठीक है, और रेड कलर की आइडेंटिटी लूज ना हो, क्योंकि आपने ब्लैक कलर बहुत कम मिलाया है, रेड कलर थोड़ा सा मरून हो गया, तो क्या बोलेंगे? मर्जर। समझ में आया? एक मर्ज्ड एंटिटी हो जाएगी और दूसरी जो है मर्जिंग एंटिटी हो जाएगी, जो इसको मर्ज कर रही है। मिश्रित हो गई एक तरह से, हिंदी में बोलते हैं ना। वोडाफोन नहीं है, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। प्रतीक शुक्ला, वोडाफोन आइडिया मर्जर, यस यू कैन से दैट, ठीक है। हाँ, हच वोडाफोन एमेलगमेशन, सॉरी, हच को वोडाफोन ने एक्वायर किया था, ये तीसरी टर्म है। आप थोड़ा सा गलत हो गए, मतलब मैंने नहीं बताया, मेरी गलती होगी।
एक्वायर करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। एक्वायर करने में दूसरी कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मर्ज करने में और अमेलगमेशन में दोनों केसेस में नेम चेंज हो जाता है। कलर तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है ना, मरून हो गया जैसा मैंने बताया, रेड में ब्लैक। यू गॉट अ फेयर आइडिया डिपेंडिंग अपॉन दी साइज। येस, अब यहाँ पे अगर दोनों एंटिटीज़ एक जैसी हैं 50-50 हो जाएगा तो ब्लैक एंड वाइट दोनों को 50-50 रेशो में मिला है, 50 ml ऑफ ब्लैक, 50 ml ऑफ वाइट, तो वो क्या है, अमेलगमेशन, ठीक है। कैनरा सिंडिकेट बैंक कह सकते हो, ठीक है। वो मर्जर के तो बहुत सारे एग्जांपल्स आते रहते हैं कि अब उसमें क्या होगा कि एक नई एंटिटी बनती है जिसका नाम नया हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ICICI और बैंक ऑफ राजस्थान मर्ज हुए थे, ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अमेलगमेशन क्या होता है, व्हेन दी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो इसकी। अमेलगमेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more companies into a new entity. An amalgamation is a combination of 2 or more companies. मर्जर के केस में नहीं होता, ठीक है। मर्जर में दोनों के नाम ऐड होते हैं, यू आर राइट, मर्जर में दोनों के नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ वो काम हमारा एग्जाम के पर्पज से उसका चल जाएगा। अमेलगमेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more companies into a new entity. ठीक है। amalgamation is different from merger because neither of the companies involved survives. amalgamation में दोनों कंपनीज की आइडेंटिटी भस्म हो जाती है, ठीक है। एग्जिस्टिंग कंपनीज दोनों खत्म हो जाती हैं amalgamation में। क्लियर? Merger is a term which signifies combination of two entities. Neither of the entities survives. Merger is a term which signifies combination of two entities in which one of the entities survives. ठीक है। तो ये ज़्यादातर तभी भोग में रहता है। अब समझते हैं डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे हमने कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमारी रह गई हैं। डिबेंचर्स हमने समझा दिया, बॉन्ड्स और डिबेंचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है बताओ फटाफट। और कभी कभी क्या होता है, नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स भी इशू किए जाते हैं। टर्म इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैं इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहता हूँ, ठीक है, इनको प्रॉफिट में हक मिलेंगे, लेकिन जब कंपनी डिसीजंस लेती है तो इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। ये कुछ इस तरह हो गया जैसे घर जमाई बनाते हैं, किसी को घर दामाद बनाते हैं ना, कि वो आदमी बैठा तो रहेगा जो भी घर दामाद बनेगा, लेकिन वो डिसीजंस में नहीं बोलेगा, ठीक है। उसको जायदाद का इक्वल हिस्सा मिलेगा, शेयर्स में प्रॉफिट इक्वल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो सोफे पे चुपचाप बैठे ही रहेगा। एक्वायर में भी वन सर्वाइव, यस। अमेलगमेशन में नन ऑफ द एग्जिस्टिंग एंटिटीज सर्वाइव्स, एक्वायर में वन ऑफ द एग्जिस्टिंग एंटिटीज सर्वाइव्स, और मर्जर में ये कह लो कि टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन आप कह सकते हो कि येस एग्जिस्टिंग एंटिटी विल डिसाइड, ठीक है। येस, सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड। अच्छा, आपको स्वैप समझ नहीं आया था सोहानी, एक मिनट में इनको स्वैप भी अभी बता रहा हूँ। स्वैप ये समझ में आ गया, नॉन वोटिंग। बस इन इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ हम कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें कंपनी बड़े डिसीजन लेती है कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा,
कंपनी इन्वेस्टमेंट ईरान में करेगी या इराक में करेगी, पेट्रोलियम कंपनी की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं ये कहाँ लिए जाते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में। उसमें सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स वोट करते हैं और डिसाइड करते हैं, जैसे कॉलेज की यूनियन की मीटिंग होती है ना वैसे ही। लेकिन अब जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वाले हों कॉलेज में, अगर कॉलेज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो वोट थोड़ी ना करेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस वालों को कॉलेज के इलेक्शंस में वोट करने दिया जाता है? नहीं करने दिया जाता। वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर्स विद नॉन वोटिंग राइट्स आर नॉट अलाउड टू वोट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। आई एम रिपीटिंग शेयर स्वैप। शेयर स्वैप का सिंपल मतलब ये है 4:1। दो बैंक्स जब आपस में मर्ज होते हैं तो उनके जो ऑनर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास में एक कौन सी चॉकलेट ले, चलो मान लो एक डेयरी मिल्क की बड़ी चॉकलेट है, ठीक है, और किसी के पास में 5 स्टार है छोटी छोटी, तो आपकी क्या होगा? 5 स्टार कितनी लेना चाहोगे एक बड़ी डेयरी मिल्क के कॉन्टेक्स्ट में, रिटर्न में? 4, एटलीस्ट 4 तो लोगे ना, नहीं तो बेवकूफ़ हो। मतलब समझ रहे हो ना? 1 2 3 4 5 स्टार लोगे तभी तो जाके मुनाफे का सौदा होगा या बराबरी का सौदा होगा, अगर एक डेयरी मिल्क रिटर्न कर रहे हो तो, ठीक है। ये है स्वैप। जब दो एंटिटीज़ मर्ज होती हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि जो मर्ज्ड एंटिटी होगी, जो नई एंटिटी बनेगी, जो नई कंपनी बनेगी, या जो भी नाम चेंज होगा या नहीं होगा हम उसमें जा ही नहीं रहे, ठीक है। जो नई कंपनी बनेगी उसमें आईसीआईसीआई के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले एक मिल जाएगा। डेयरी मिल्क वालों को एक के बदले एक डेयरी मिल्क मिल गई, लेकिन 5 स्टार वालों को 4 5 स्टार सरेंडर करनी पड़ेंगी तब जाके एक मिलेगी। अब ठीक है, क्लियर? सुहानी, इज इट क्लियर नाउ? नहीं क्लियर हुआ तो एक डेयरी मिल्क मेरी तरफ से खा लेना, ठीक है। सो क्लियर है? चलो आगे। शेयर्स हो गया, और क्या टर्म रह गई? अब आते हैं डेरिवेटिव्स पे। स्वेट इक्विटी भी देख लेते हैं। स्वेट इक्विटी आर द इक्विटी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय। कंपनी में जब एम्प्लॉय क्या लगाता है, बाकी के शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं, एम्प्लॉय क्या लगाता है? जी जान लगा देता है, खून पसीना लगा देता है। इसीलिए कंपनी, जब आजकल के एम्प्लॉयज़ क्या है, बहुत डिनामिक हैं, छोड़ के चले जाएंगे, अपना स्टार्टअप खोल लेंगे, है ना। इसलिए क्या किया जाता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन बाय द बिजनेस टू देयर ओनर्स एंड एम्प्लॉयज़। इट इज़ अ रिकग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एफर्ट, वाइल फाइनेंशियल इक्विटी इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। ये तो हमें पता है, ठीक है। सिंपल टर्म है, स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको इशू करे जाते हैं? एम्प्लॉयज़ को किए जाते हैं, सो दैट एम्प्लॉयज़ रिमेन डेडिकेटेड। अब क्या है कि कुछ HDFC वगैरह जो बैंक्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने के लिए हर साल 5-10 लाख के शेयर्स उठा के दे देते हैं, ठीक है, ताकि उनके एम्प्लॉयज़ कहीं छोड़ के ना जाएं। उनको पता लगा वो ICICI में चला गया, ठीक है, इसीलिए कोई एक एम्प्लॉय की पोजीशन पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, चंदा कोचर जैसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको हर साल 100 करोड़ के शेयर्स मिलते हैं। क्लियर? गॉट इट? यस। फिर उसके साथ में बॉन्ड पेपर साइन करवाया जाता है कि तुम 5 साल हमारी कंपनी के साथ काम करोगे, और यदि 5 साल से पहले तुमने छोड़ा तो क्या होगा? ये शेयर्स ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाउ क्लियर? स्वेट इक्विटी। तो दिस इज सिंपल टर्म। अ कंपनी हैज़ अ स्किल्ड एम्प्लॉय, जस्ट 1 मिनट, ही नीड्स द
फ्री में दे देते हैं एम्प्लॉयज़ को। नहीं, देखो क्या होता है कि कुछ फ्री में नहीं आता, सैलरी कम कर देते हैं, इक्विटी शेयर्स दे देते हैं, जो प्रॉफिट बनता है एम्प्लॉय का वो नहीं देते। ठीक है, कंपनी में कोई कोई एम्प्लॉय क्या है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है तो उसको नहीं मिलते। ठीक है, सैलरी बढ़नी चाहिए, सैलरी नहीं बढ़ाते, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं देंगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है तुमने काम किया तुम्हें पैसे मिल गए, लेकिन जान के लटका लटका के ये सब रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं वो खुशी होते रहते हैं कि देखो मेरे को HDFC के शेयर मिले या कुछ, राइट, तो वो एक्चुअली उनका राइटफुल ड्यू होता है। ठीक है, चलो आगे। अब ये हो गया क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड। ये क्या होते हैं क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड्स जो आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं, वो होते क्या हैं, जब कोई बैंक आगे बोरोअर विल नॉट डिफ़ॉल्ट। अब RBI ने एक्जिम बैंक के अंडर एक गारंटी फ़ंड बना दिया। ठीक है, उस गारंटी फ़ंड से बैंक कोई भी SBI अगर कोई लोन देगा तो SBI आश्वस्त रहे, SBI शुड रिमेन एश्योर्ड कि अगर ये नीरव मोदी को दिया गया लोन, किसको, मोदी को दिया गया लोन, अगर डिफ़ॉल्ट होगा, एक्सपोर्टर पैसे नहीं देगा, डायमंड मर्चेंट है या कोई है, तो ये एक्जिम बैंक इसको गारंटी करके बैठा है पहले से ही। ठीक है, तो अभी ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है ना ये टर्म, इसका सिंपल मतलब ये है। फैक्चुअल डिटेल्स हम देखेंगे बाद में। ठीक है, क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी, क्रेडिट को एनहांस करने के लिए, क्रेडिट लेंडिंग में, ऑन लेंडिंग में बढ़ोतरी करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए ये दिया जाता है। क्लियर है सबको? एडिशनल सोर्स ऑफ गारंटी दैट द बोरोवर विल नॉट, बोरोवर कौन है यहाँ पे, नीरव मोदी, विल नॉट डिफॉल्ट ऑन हिज लोन। It also help borrowers raise loan at reduced rate of interest। क्योंकि बैंक को जो भी आप लोन लेते हो, बैंक उस लोन पे इंश्योरेंस करवाता है। अगर नीरव मोदी ने 500 करोड़ का लोन लिया तो उसमें 0.9% चार्जेस जुड़ जाते हैं, 0.8 होते हैं, 0.5% होते हैं। किसके लिए? डिपॉजिट गारंटी एंड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। डिपॉजिटर्स गारंटी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो 500 करोड़ हैं किसके हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स के। ये पैसा हमने डिपॉजिट करवाया था बैंक में। ठीक है, और वो बैंक आगे किसी को ये पैसा लेंड कर रहा है, तो बैंक को भी डर रहता है अगर ये पैसे नीरव मोदी मुकर गया, विजय माल्या हो गया या कुछ हो गया, तो RBI गारंटी नहीं देता। डिपॉजिट गारंटी एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका पूरा एग्जैक्ट नाम है डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा फॉर्मल प्रोसीजर है। तो इसके पैसे अब बैंक को नहीं देने पड़ते। कैसे? क्योंकि अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था नीरव मोदी का, 0.9% ऐड हो जाएगा इंश्योरेंस चार्जेस। अब क्योंकि ये लोन सरकार आजकल गारंटी कर रही है, कोविड-19 के चलते काफ़ी सारे SMEs के लोन के लिए क्या बनाया है, SIDBI के अंडर एक फ़ंड बना दिया 50,000 करोड़ रुपए का। अगर कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देगा कोई बैंक, तो वो लोन ऑलरेडी SIDBI के अंडर जो फ़ंड बनाया गया है, जिसमें फिनेंस मिनिस्ट्री ने 50,000 करोड़ रुपए इंजेक्ट किए हैं, उससे गारंटीड है। क्लियर? Yes, if there would be a default in the loan, then SBI would have to pay it back to the bank. No, if there will be a default in the loan, then SBI will get the money back from Exim Bank. Exim Bank के पास 50,000 करोड़ रखे हैं ना। ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी फंड देगा। क्लियर? अब आगे चलते गए इस फटाफट। अब आज मेरे को वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी तुम्हें समझाना था, बता देता हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? जब गवर्नमेंट को, निर्मला सीतारमन वाली फ़ोटो कहाँ गई, जब निर्मला सीतारमन को पैसे चाहिए
तो निर्मला सीतारमन आरबीआई के गवर्नर के पास जाएंगी। किसके पास जाएंगी? आरबीआई के गवर्नर के पास। ठीक है, आरबीआई गवर्नर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करेंगे और निर्मला सीतारमन को बोलेंगे कि ये रहे मैडम पैसे, और ये सिक्योरिटीज़ कौन खरीदेगा? बैंक्स खरीदेंगे। ठीक है, अब एक फिनोमिना आता है इस प्रोसेस में, यील्ड। बहुत बार आजकल न्यूज़पेपर में आता है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करी जाती हैं जब, इस बार जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया उसमें क्या पूछा गया? फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज़ होगा या रिड्यूस होगा या डिक्रीज़ होगा। अब गवर्नमेंट को जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करनी है, क्राउडिंग आउट हो जाता है। क्राउडिंग आउट हम पहले से क्लास में समझ चुके थे, बताओ डिड वी अंडरस्टैंड क्राउडिंग आउट बिफोर प्रीलिम्स? मुझे ध्यान थोड़ा थोड़ा आ रहा है बट एग्जैक्टली आई कैन नॉट रिकॉल। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर है। जैसे हमारा बैंकर कौन है? एसबीआई है, एचडीएफसी है, जहाँ पे जिसका अकाउंट है वो हमारा बैंकर है। आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट गवर्नमेंट्स का। ठीक है, तो आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाती है। आरबीआई बोलता है ओके मैडम, माय नेम इज़ दास। ठीक है, तो आई विल डू एज यू से, आई एम अ जीनी, यू जस्ट हैव टू ओपन द बॉटल। क्योंकि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं आरबीआई के गवर्नर, तो जैसा मैडम कहती है वैसा करते हैं, क्योंकि इनको लगना है बाद में ऑडिटर, सीएजी या कुछ और लगना होगा। ठीक है, तो हर किसी का सपना होता है। तुम्हारा अभी सिलेक्शन का सपना, इनका रिटायरमेंट के बाद के सपने भी बन जाते हैं। ठीक है, तो अब आरबीआई के गवर्नर क्या बोलेंगे? बैंक्स को एक ल्यूक्रेटिव टर्म पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एचडीएफसी को बोला कि मैं तुम्हें 6.5% दूंगा, एसबीआई वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वही रेपो रेट, उस पर ये सिक्योरिटीज़ को ऑक्शन किया जाता है आरबीआई की वेबसाइट पे। अब बैंक्स ये सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं और ये सिक्योरिटीज़ का पैसा चला जाता है निर्मला सीतारमन मैडम के पास, फिनेंस मिनिस्टर के पास। ओके, आई विल एक्सप्लेन क्राउडिंग आउट। ठीक है, जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करती है, कुसुम आप रेगुलर क्यों नहीं थे क्लासेस से? अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था, प्रीलिम से जस्ट पहले आई थिंक। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा बोरो करती है तो इट लीड्स टू क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट बोरोवर्स। ठीक है, बैंक सारा पैसा उठा के सरकार को दे देगा, क्योंकि सरकार मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एजी, दे हैव गॉट एन एज इन टर्म्स ऑफ गारंटी, बिकॉज गवर्नमेंट, इनको सॉवरेन बॉन्ड्स भी बोला जाता है। गवर्नमेंट दैट इज सॉवरेन, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर स्टैंडिंग बिहाइंड द गवर्नमेंट। ठीक है, सॉरी से काम नहीं चलेगा। प्रीलिम्स के बाद भी सॉरी कहोगे, फिर बोलोगे एक को क्वेश्चन ना आया, फिर ये लोग, तुम लोग बोलते हो ना इधर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया सर, अगली बार कैसे तैयारी करें, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आजकल मुझे। क्या करते हो और बताओ, कोई काम धंधा हो तो बताओ, बेरोज़गार तुम। और कोशिश करो अपने नाम के आगे, जब तक वैकेंसी बढ़वानी है तो अपने नाम के आगे फेसबुक पे लिख लो बेरोज़गार। जैसे क्या, बेरोज़गार कुसुम, बेरोज़गार प्रतीक। मोदी जी पे दबाव डालने के लिए ये एक मुहिम चल रही है फेसबुक पे आजकल, मैंने देखा था, है ना। तो कोई काम तो है नहीं, पढ़ाई करो अच्छे से। क्लासेस मिस होने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं पागल हूँ जो बीमार होने के बाद भी क्लासेस ले रहा हूँ, है ना। सो इज दिस क्लियर? गवर्नर ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करते हैं। अब एक फिनोमिना आता है यील्ड। यील्ड क्या होता है, ध्यान से समझना। मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करी 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, जेवी परचेज इट फॉर 10,000 रुपीज़। हम कभी भी मार्केट में जाते हैं तो हम एक ट्रेड ऑफ लेके जाते हैं। ट्रेड ऑफ मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं ये ना परचेज करता, 10,000 रुपीज़ का गोल्ड परचेज करता, तो मेरा गोल्ड 12,000 रुपीज़ का हो गया होता, है ना। इवन दो इस सिक्योरिटी पे मुझे आफ्टर 5 ईयर्स 18,000 रुपीज़, ठीक है, 18,000 रुपीज़ मिलने ही मिलने हैं। मान लो कि एट द रेट ऑफ 10% मुझे ये मिलना ही था। हर साल मुझे इंटरेस्ट मिलना था जो कि कंपाउंड हो जाएगा। पहले साल 1,000, ठीक है, फिर ईयर 1 में 1,000, फिर ईयर 2 में 1,000,
फिर ईयर 3 में 1000, ठीक है, फिर ईयर 4 में लाइक दैट ये ऐड होते चले जाएंगे, और लास्ट ईयर में 5th ईयर में मुझे 18,000 मिल जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, एज्यूम कर लो, ठीक है। लेकिन ईयर 1 के बाद मेरे एक दोस्त ने, किसने, नितेश ने मान लो, ठीक है, नितेश ने सोना खरीदा था ठीक उसी दिन जिस दिन मैंने गोल्ड खरीदा था, ठीक है। नितेश का सोना 1 साल के बाद ही 12,000 का हो गया और इसने बेच दिया, इसने 2,000 अर्न कर लिए, ठीक है। और उसी साल निर्मला सीतारमन, क्योंकि आफ्टर ऑल निर्मला सीतारमन है, गुस्से में रहती हैं, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाती शायद, तो उस साल क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, जिसका पेपर मैंने होल्ड कर रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उस गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया, ये अनाउंस कर दिया कि 6 लाख करोड़ रुपीस और बोरो करेगी गवर्नमेंट। अब जिसका बाल बाल ऑलरेडी कर्जे में था, ये देखो ये केश निगार से धुरे हुए बाल है मैडम के, ठीक है, ये बाल बाल ऑलरेडी कर्जे में है। अब अगर वो और कर्जा लेंगी तो मेरी ये जो 10,000 का बॉन्ड पेपर है ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में ये ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग चल रही है। इसका प्राइस स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपये के मेरे बॉन्ड पेपर का, अगर मैं चाहूँ तो मैं बेच सकता हूँ इसे, ठीक है। किसको बेच सकता हूँ, कुसुम को या प्रतीक को, ठीक है। इसका प्राइस 9500 तो ऑलरेडी था ही, ठीक है। अगर मेरे को इंस्टेंट बेचना है तो इसका सेकंड हैंड बॉन्ड का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्राइस 9500 चल रहा है, अब 8500 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस अनाउंसमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ आया? Point is, punchline is, when the government announces, point to be noted for prelims, when the government announces further borrowing, the yield on government securities increases. As the price of the government security falls, right? As the price of the government security falls. ठीक है, प्राइस क्यों गिरेगा मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, डोंट वरी। देखो ये दो तरह की मार्केट, ये एश्योरेंस है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे ये एश्योरेंस है कि 10,000 तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे और ये इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको कुछ इस तरह से देख लो, ये आपको एश्योरेंस है कि आप IAS तो बनोगे ही बनोगे, लेकिन आप ये देख रहे हो कि क्यों ना, जब मेरे को पता है कि IAS बनने में इतना टाइम लगेगा, क्यों ना मैं पहले इधर दूसरी तरफ, ट्रेड ऑफ वाली तरफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली तरफ MBA करके आ जाऊँ, 2-3 साल जॉब कर लूँगा, पैसे जोड़ लूँगा बैंक अकाउंट में, उसके बाद IAS कर लूँगा, मैच्योर भी हो जाऊँगा, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना हमेशा लाइफ में, क्यों ना मैं थोड़ी ऐश कर लूँ, उसके बाद पैसे इन्वेस्ट कर लूँगा। और मैं होता अगर, तो मैं ये सोचता क्यों ना मैं 2 साल कार ले लूँ, 2 साल के बाद यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे को 8500 रुपीज़ की मिलनी है, और फिर जब मैं 8500 की से परचेज़ करूँगा मुझे फिर भी 18,000 मिलेंगे। तो 8500 की सिक्योरिटी पे 8,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलना, ये ज़्यादा अच्छा है ना। ये वाला 8,000, 10,000 तो उसने मूल ही लगाया था मैंने, ठीक है, 10,000 तो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया ही था। तो isn't it better that I should have invested 8,500 rupees from the second hand market? I would have purchased this security and I would have earned the same amount of interest as I am going to earn by investing 10,000. क्लियर? यस, ये थोड़ा बहुत समझाया था पहले, अब इसको इधर समझो। देखो अगर कोई फार्मर एक भैंस पालता है, ठीक है, बफलो डेयरी फार्मिंग में, उसने भैंस 50,000 की खरीदी, वो दूध तब भी उतना ही देगी, 10 लीटर दूध देगी इंटू 50 रुपये पर लीटर, यही होता है ना। अब वही भैंस का प्राइस अगर गिर जाता है, वो भैंस हो गई 40,000 की, दूध की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा 50 रुपीज़। तो जब कोई दूसरा फार्मर इसे परचेज़ कर रहा है, सेकंड फार्मर,
उसको ज़्यादा फ़ायदा है ना। 40, अब अगर मान लो 500 रुपये का रोज़ दूध बिक रहा है ना, 50 रुपये लीटर, हाँ 500 रुपये, यानी कि 15,000 रुपये कमाई, 40,000 रुपये होगी तो यील्ड ज़्यादा है ना, क्योंकि MRP ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बफलो हो गई यहाँ पे, ठीक है। MRP जो बॉन्ड का है, जो फेस वैल्यू है, उससे कम दाम में बॉन्ड बिक रही है, क्योंकि जो बॉन्ड का इशूअर है, जो ये फार्मर है जो बेचना चाहता है, फार्मर 2 को पता लग गया कि ये जो फार्मर है ये कर्जाई है, ये डेट रिडन है, इसीलिए उसकी वैल्यू के साथ में खेला जा रहा है। घर की वैल्यू उतनी ही होती है, लेकिन अगर घर के आगे विजय माल्या नाम लग जाता है तो वो घर सस्ते में नीलाम होता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? क्लियर है सबको? तो सेम बफलो है, फार्मर 1 ने जब परचेज करी, अब अगर इसका प्राइस 60,000 हो जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है। 60,000 क्यों होगा? क्योंकि ये चीज़ अलग है, इंटरेस्ट अर्न करने वाले लोग अलग होते हैं, ये होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। यहाँ पे होते हैं स्पेक्यूलेटर्स, जो डेली प्राइस के उतार चढ़ाव पे खेलते हैं। हम सभी ऐसा करते हैं अपनी डेली लाइफ्स में। अभी मान लो कि अगर आप अपनी मदर के साथ में जाओगे शॉपिंग करने या सब्ज़ी मंडी जाओगे, प्याज का दाम अगर बढ़ने वाला होगा तो मदर पहले क्या करेंगी? प्याज स्टोर करके रखेंगी, आलू बाद में, ठीक है। और अगर प्याज और आलू दोनों का प्राइस बराबर चल रहा होगा तो मदर बहुत स्मार्ट है, मदर क्या करेंगी? 5 किलो प्याज दे दो, 5 किलो आलू दे दो। क्लियर? ठीक है, अब ये क्लियर है। तो यील्ड कैसे बढ़ती है? यील्ड होता है, एक तो होता है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के साथ मेरे को कितने पैसे बच रहे हैं। अब अगर उसी एग्जाम्पल में हम वापस जाएं जो हमने 10,000 वाला एग्जाम्पल लिया था, 10,000 मैंने इन्वेस्ट किए, ठीक है, लेकिन नितेश अगर वही बॉन्ड मेरे से 2 साल के बाद, ये ईयर 1 था, ये ईयर 2, ठीक है, 2 साल के बाद अगर नितेश मेरे से वही बॉन्ड घाटे में मैं बेच देता हूँ नितेश को, क्योंकि मुझे लगता है अब ये तो प्राइस गिरता ही चला जाएगा, क्यों ना मैं इसी बॉन्ड को 3rd ईयर में नितेश से नहीं तो किसी और से 7,500 में परचेज कर लूँगा, क्योंकि इसका प्राइस गिरते चले जा रहा है थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट। प्राइस, द कैपिटल वैल्यू इज फॉलिंग विद ईच पासिंग डे बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑन अ बोरोइंग स्प्री। गवर्नमेंट लगातार बोरो करती चली जा रही है, यही मैंने इंग्लिश में बोला अभी, ठीक है। गवर्नमेंट इज ऑन अ बोरोइंग स्प्री। जब आप कुछ बोरो करते चले जाओगे तो आपके शेयर का प्राइस, आपकी बॉन्ड का प्राइस, क्योंकि आपने लोगों को एक एश्योरेंस दे रखा है कि आप उनके पैसे रिटर्न करोगे ही करोगे, ठीक है। हालांकि आप सॉवरेन हो, लेकिन मूडीज़, गवर्नमेंट जो है सॉवरेन है, गवर्नमेंट गिर जाएगी तो फिर बचेगा ही कुछ नहीं इंडिया का तो। और गवर्नमेंट जो है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पैसा देने से चूकेगी, क्यों? क्योंकि उसके पीछे वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन आर अर्निंग एंड पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पैसे तो पे कर ही देगी, लेकिन मूडीज़ जैसी रेटिंग एजेंसी इसको डाउनग्रेड करने लग जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। जैसे जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डाउनग्रेड किया जाता है, इसका प्राइस गिरते चले जाता है, ठीक है। तो यील्ड बढ़ते चले जाएगी। यील्ड कहाँ का फिनोमिना है? अगर 7,500 रुपीज़ पे किसी को 18,000 अर्निंग मिल रही है, क्योंकि अर्निंग तो सेम ही रहेगी ना, 5 ईयर्स के बाद सभी को मिलने ही मिलने हैं, आफ्टर ऑल दिस इज़ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यील्ड और बढ़ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो आप कितना बढ़ गया। कोई आदमी 7,500 लगाएगा, उसको 2 साल के बाद, मात्र 2 साल में, ओनली इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स, उसको कितने पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे? 10,500 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 75। न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो यील्ड बढ़ गई, ठीक है। ये लगातार, अभी कुछ और देखो, लगातार कोरोना केसेस बढ़ने के बाद वाई डू पीपल हैव फेथ इन गॉड? इफ़ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, दिस इज़ द ह्यूमन नेचर, वी हैव टू हैव फेथ ऑन समवन, इसलिए वी हैव फेथ ऑन गवर्नमेंट, एंड मोदी इज़ द बेस्ट भोगी ऑफ दिस फेथ टुडे। लोगों को बस फेथ चाहिए, इसलिए लोग शुरू हो जाते हैं। 16 घंटे तक एक आदमी बोलता रहा मोदी मोदी मोदी, 24 घंटे तक, है ना।
बर्थडे के दिन। उनको बस फेथ चाहिए। खुद से पूछो, बेरोजगार है तभी तो कोई आदमी ऐसा काम करेगा। फेथ इज व्हाट वी ऑल नीड टू थ्राइव इन दिस वर्ल्ड। तो हम गवर्नमेंट पे फेथ रख के उसी को मसीहा मान लेते हैं, और जब कभी गवर्नमेंट पे फेथ डगमगाता है तो गोल्ड पे रख लेते हैं। गोल्ड 52,000 कर देते हैं हम लोग। कहीं तो इन्वेस्ट करेगा ही ना आदमी, यही बात है। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे जैसे ये नंबर और गिरते जाएगा, अगर मान लो कि बॉन्ड का प्राइस और गिर गया तो यील्ड और बढ़ जाएगी। क्या? अब दो टर्म्स होती हैं, 2-3 टर्म्स होती हैं, उनको समझ लो। उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। द बुल एंड द बेयर दिख गया स्क्रीन पे? हाँ, वो भी लिख सकते हो प्रतीक, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। ठीक है। बुल, बुल क्या होता है? बुल ये सोचता है कि शेयर, बुल कैसे अटैक करता है? अपने हॉर्न्स को ऊपर करके, है ना, ऊपर करता है ना, अपने हॉर्न्स को उठा के पटक के मारता है। बेयर कैसे अटैक करता है? वो बेयर करता चला जाता है, बेयर करता चला जाता है, नीचे झुकते चले जाएगा और फिर अटैक करेगा। राइट? तो ये क्या होते हैं? बुलिश। व्हेन वी रीड इन द न्यूज़पेपर दैट द मार्केट इज बुलिश, और वी रीड इट इन अनदर वे दैट इट इज़ बुल्स मार्केट, इट इज़ बुल्स मार्केट। बुल्स क्या होते हैं? जब शेयर मार्केट बढ़ने लगता है तो वो मार्केट को और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और प्राइजेस को बढ़ाते हैं। अल्टीमेटली जब बुलिश फिनोमिना ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर बेयर्स आते हैं। बेयर्स क्या कहते हैं? बेयर की क्या स्ट्रैटेजी होती है? अच्छा, आज 100 रुपये प्राइस है, अभी वेट करूँगा, 98 रुपीज़ होगा। बेयर प्राइस को और ज़्यादा सप्रेस करता है। बुल, जो बुलिश होते हैं, जो लोग जिन्होंने चलती मार्केट में तेज़ी में पैसा लगाया, बोलते हैं ना हमने तो मंदी में पैसा लगाया था। हमने, जैसे मैंने क्या किया था, सत्यम का शेयर जब 6 रुपीज़ का था मैंने तब परचेज़ किया। ठीक है, एक प्राइस पे, एक पॉइंट पे, जब सत्यम में स्कैम हुआ था। तो ये मैं क्या था? बेयर। अब जैसे ही प्राइस 120 रुपीज़ हो गया मैंने बेच दिया, क्योंकि मैंने मंदी में पैसा लगाया था। व्हेन द मार्केट वॉज, सत्यम शेयर वॉज डिप्रेस्ड। बुल्स क्या होते हैं? वो 100 रुपये का शेयर होता है, वो 100 रुपये के शेयर को जान के 150 में खरीदेंगे, फिर अगले दिन उसको 150 का शेयर को 175 में बेचेंगे। ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जब रियल वैल्यू ऑफ द एसेट्स इन द कंपनी फार 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 is far lower than the price of the share that is showing in the market। ठीक है, तो डाइकोटमी हो जाती है। जैसे कि ये कहे कि थर्मामीटर में बॉडी का टेम्परेचर है 90-80, सॉरी, थर्मामीटर में बॉडी का टेम्परेचर है बुल्स के हिसाब से 104। थर्मामीटर क्या है? स्टॉक मार्केट। लेकिन एक्चुअल में जब चेक करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर 98.6 ही है। तो क्या कोई फिर उस टाइम पे क्या होता है? शेडिंग होती है। उस टाइम पे लोगों को बहुत नुकसान होता है जब बुल्स मार्केट एकदम घाटे में जाती है। इसीलिए जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या आप अपने दादा दादी से बात करोगे तो वो बोलेंगे मुनाफा चोर होता है, उसको दबोच लेना चाहिए। मुनाफा इज़, यू शुड बुक द प्रॉफिट वेन एवर इट इज़ देयर, यू शुड नॉट बी टू ग्रीडी। बुल्स क्या करते हैं? मार्केट को ऊपर उठाते हैं। सेंसेक्स 30,000 पे बंद होगा, 32,000 पे बंद होगा, 34,000 पे क्लोज होगा। शेयर का प्राइस 880 से 920, 920 से 940, 955, 967, लाइक दैट। ठीक है, क्लियर? बेयर क्या करता है? प्राइस कम हो रहा है 100 से 98, 98 से 95, 95 से मे बी 88 ले आएंगे वो लोग, खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है मार्केट अभी और गिरेगी, मार्केट अभी और गिरेगी, लाइक दैट। ठीक है, ये हैं बुल्स एंड बेयर्स। एक होता है स्टैग। स्टैग क्या होता है? ये न्यू इशू मार्केट में, जैसा मैंने बताया था ना कि सेबी जो है स्टॉक मार्केट में अगर
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने शेयर का प्राइस 230 रुपये गेज किया है, असेस किया है। सेबी बोलता है कि रिटेल सेलर्स को 210 रुपये में बेचो। तो ये जो स्टैग होता है ये इसे 210 रुपये में ख़रीदता है इस उम्मीद में कि शेयर के प्राइस की जब लिस्टिंग होगी तो ये इसे 230 या 240 या 250 रुपये में बेचेगा। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब जैसे ही एग्ज़ाम में आएगा पता लग जाएगा। मेंस में कोई ये नहीं पूछता, ठीक है। बेयर लिखा हुआ है वैसे आगे, ये सारा एक्सप्लेन है। थोड़ा कॉमन सेंस को बढ़ाओ, ठीक है। चीज़ों को जैसे मैं बता रहा हूँ ना उनको सुनो, और इमेजिनेशन पावर होती है ना गाइस वो बढ़ाओ। यूपीएससी में उसकी बहुत ज़रूरत है। इस अटेम्प्ट में इमेजिन करके सोचो चीज़ों को, चीज़ें याद भी होंगी। पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सब कुछ लिखोगे तो लिमिटेड लिख पाओगे। इमेजिन करोगे तो गलत होगे, 10 बार 50 बार 100 बार गलत होगे। लेकिन जब सही होने लग गए तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, उसका फिर रिपल इफेक्ट होगा। मेरी इस लास्ट बात को सुनना, सोचना, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आइंस्टीन का भी आपने कोट पढ़ा होगा, नॉलेज इज लिमिटेड, इट्स द इमेजिनेशन विच गिव्स अस द वेज थ्रू डार्कनेस। ठीक है। बुल्स, बियर एंड स्टैग। स्टैग होता है वो इस होप में पैसा ये लगाता है, आईपीओ मार्केट में ही पैसा लगाता है। उसको लगता है कि ये शेयर्स बढ़ेंगे और उसका इमीडिएट गेन हो जाएगा और वो उस गेन को बुक करेगा, शेयर को सेल करेगा और खिसक लेगा, ठीक है। तो ये था आज की हमारी क्लास में। सी यू एट 8:30 फॉर द पार्लियामेंट क्लास इन इंडियन पॉलिटी। थैंक यू गाइज। थैंक यू एवरीवन। सो आज की क्लास में हमने समझा स्टैग, बुल, बेयर और शेयर वारंट, बोनस इशू और यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। थैंक यू। Swati, you are there on Telegram @Jatin Verma 0509. This is the personal Telegram ID, not of any group. Okay. If anybody else has got any personal query, you can reach out to me on this Telegram ID. @Jatin Verma, JATINVERMA 0509. Okay, Shalu, I'll check. अभी मैं 15 मिनट कुछ नहीं करूँगा, उसके बाद कोई भी रिप्लाई होगा तो मैं ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। ओके शालू, आई हैव रेड योर मैसेज। The symptoms that I am suffering from right now is just loss of smell and loss of taste. सारा दिन बिटर टेस्ट रहता है, उसके अलावा कोई और सिम्टम नहीं है, और वीकनेस रहती है। अब जैसे मैंने बोल लिया तो अब मैं थक गया, आई फील लाइक स्लीपिंग। अदरवाइज़ पहले ऐसा नहीं होता था ना। नहीं हूँ प्रतीक, अभी नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ इसी में ही हूँ, राइट। थैंक यू गाइस।